नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज बात करने वाले हैं हम ऑर्चिड फार्मा के बारे में। तो ऑर्चिड फार्मा के अगर शेयर आपने देखी हो या उसकी परफॉर्मेंस देखी हो तो लगातार नवंबर से अप्रैल तक उसमें लगातार अपर सर्किट लगता रहा है, जिसकी वजह से उसमें की वैल्यू 15 रुपये से आज 2500 रुपये 2600 रुपये तक जो है आ गई थी। लगातार 6-7 दिनों से उसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अब 2000 रुपये के आसपास आ गई है। अगर लास्ट परफॉर्मेंस आप देखोगे 9 अप्रैल को तो 2000 रुपये पर क्लोज हुआ है शेयर। 105 रुपये की जो है गिरावट देखी गई है, जो कि लोअर सर्किट में थी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो अपर सर्किट जो है क्यों लग रहा था। अगर ऑर्चिड फार्मा के शेयरों की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बिल्कुल ही पुअर है। लगातार 3-4 क्वार्टर से कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 1% से भी कम है, लगातार ना के बराबर है। और अगर प्लेजिंग की बात की जाए तो 99% शेयर से भी ज़्यादा जो शेयर हैं वो प्लेज्ड हैं। तो इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी क्यों इसमें अपर सर्किट लगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इसकी एनालिसिस एक छोटी सी करेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको एक पॉइंट सीखने को मिलेगा कि कितनी आसानी से कई शेयरों को जो है आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्चिड फार्मा को मैनिपुलेट किया गया है। तो बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम का जो है मेन कारण था ऑर्चिड फार्मा को मैनिपुलेट करने में। अब किसका इसमें हाथ है, किन ग्रुप्स का हाथ है, ये हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि किसी शेयर पर नाम तो लिखा नहीं होता कि हाँ इसने ये शेयर बेचा या सेल किया है। तो सिंपल से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से ऑर्चिड फार्मा में अपर सर्किट के बाद अब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है। 5 महीने अपर सर्किट लगना कोई आम बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ऑर्चिड फार्मा की चार्ट पर आ गए हैं। तो चार्ट परफॉर्मेंस से हम पहले देखते हैं। 6 महीने का चार्ट जो है मैंने ओपन करके रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नवंबर में की अगर बात की जाए तो नवंबर में करीब 11 नवंबर को इसकी वैल्यू जो थी 24 रुपये थी। हालांकि 1-2 नवंबर से इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर अगर देखी जाए तो 3 नवंबर को 18 रुपये थी इसकी वैल्यू। अगर 31 मार्च की बात की जाए, 30 मार्च को लास्ट ट्रेडिंग हुई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई जो इस शेयर ने बनाया है वो इसी साल बनाया। और आप यहाँ देख सकते हो कि वो है 2680 रुपये का। और 52 वीक लो की बात की जाए तो वो है 17 रुपये 15 पैसे। फिर से आ जाते हैं हम चार्ट पैटर्न पे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि ये स्ट्रेट अपवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार 5-6 दिनों से लोअर सर्किट। ठीक है, तो अपर सर्किट एंड देन लोअर सर्किट। तो यहाँ पर अगर ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी 2000 से भी मतलब कि करीब 23-24 साल से लिस्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी भी उसकी वैल्यू जो है 200 रुपये से ऊपर तक नहीं गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल इससे हमें इसमें वेव्स देखने को मिल रही हैं। पर अगर 5 महीने पहले की बात करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री हमें स्ट्रेट जो है रन देखने को मिल रहा है इसमें। उसके बाद से ये शेयर गिर के जो है 500 रुपये 600 रुपये गिर चुका है अपने प्राइस से, जो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है लास्ट डे की, वो है 2000 रुपये। तो अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू पॉजिटिव में चल रहे हैं कंपनी के। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा है, मतलब कि नेट लॉस में चल रही है कंपनी। पिछले 5 क्वार्टर की अगर बात की जाए तो दिसंबर 2019 में भी नेगेटिव थी, मार्च 2020 में नेगेटिव थी, जून में नेगेटिव थी, सितंबर में नेगेटिव थी, और दिसंबर में भी फिर से जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर जाहिर सी बात है, अगर नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है तो अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो हुई नहीं पिछले 1-2 साल से, फिर भी जो है प्राइस इतना क्यों मूवमेंट हुआ, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग जो थी वो 26.68% थी। और प्लेजिंग की बात की जाए तो वो 99%, करीब 100%, आप इसको पूरा मान के चलो, 0.4% कुछ भी नहीं है। तो 100% जो है शेयर प्लेज थे। मार्च में सेम था, जून में सेम था, सितंबर में भी सेम था, और दिसंबर के महीने में प्रमोटर ही यहाँ से गायब हो गए। 0.26% प्रमोटर होल्डिंग रह गई है और प्लेज तो पूरे ही थे शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रमोटर कैसे यहाँ से निकल के गायब हो चुके हैं। सीधी सी बात है कि उन्हें अब कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंपनी जाए भाड़ में और इन्वेस्टर जाए भी भाड़ में, और ये अपना पैसा लेके निकल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में हमने देखने को मिला है, तो दिसंबर में ये शेयर करीब 200-300 रुपये से भी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुका था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना शेयर डंप किया और वो निकल के तो सीधी बात है ये शेयर कहाँ रिफ्लेक्ट हुए होंगे, ये पब्लिक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक होल्डिंग जो है इसमें बढ़ चुकी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा ऑरेंज पोर्शन जो है पब्लिक होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग दिख भी नहीं रही है क्योंकि 0.26% है। FII-DI की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। येलो वाला यहाँ पर हमें FII-DI दिख रहा है और 1.05% जो है हमें FII दिख रहा है, जो कि ना के बराबर ही है। तो पूरी होल्डिंग अगर देखी जाए तो वो पब्लिक के पास ही है, 98.7% होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो अब फाइनली आ जाते हैं हम वॉल्यूम पे कि वॉल्यूम कितना क्रिएट हो रहा है, और वही मेन फैक्ट है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने जो डाटा देखा वो कंपनी से रिलेटेड था, पर अब मेन फैक्ट जो है अब इस वीडियो में जो है डिक्लेयर होगा वो है वॉल्यूम से लेकर। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो पिछले दिन 115 शेयर की ट्रेडिंग की गई है NSE और BSE पर, ठीक है। और एक वीक की बात करी जाए तो 980 शेयर्स की ट्रेडिंग की गई है, और अगर एक मंथ की बात की जाए तो उसमें 2000 शेयर्स की ही ट्रेडिंग की गई है। तो वॉल्यूम एकदम नेग्लिजिबल है। यही कारण है कि इस शेयर को जो है आसानी से मैनिपुलेट किया गया है। 2000 शेयर्स की बदौलत ही जो है इसमें अपर से अपर सर्किट जो है लगाया गया। अब ये कैसे लगाया गया, किस लोगों के द्वारा लगाया गया, इसके बारे में हम कोई भी नहीं बता सकता है, सिर्फ कंपनी के सिवा कि कब किसने जो है शेयर कंपनी के खरीदे। उसके हिसाब से अगर पूरा डाटा एनालिसिस किया जाए वो कंपनी वाले ही कर सकते हैं, या तो CBI या SEBI कर सकती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल टाइप के वॉल्यूम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इससे कैसे किया गया इस शेयर को मैनिपुलेट। तो आपको ये मैथमेटिक्स समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस लाइन से। हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे जहाँ पर हम बायर्स और सेलर्स को 0 मान लेते हैं। तो माने ये वो रेफरेंस लाइन है, ये वो टाइम पीरियड है जब इसकी वैल्यू 15 रुपये के आसपास रही होगी। उस टाइम पर मान लो कि ना मार्केट में जो है सेलर्स हैं और ना ही बायर्स हैं। तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू 15 रुपये है। तो किसी बायर के मन में ये सुझाव आया होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम एकदम नेग्लिजिबल है। आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इतने ज़्यादा कम है। सिंपल सी बात है, अगर 100 शेयर्स की भी अगर डिमांड डाली गई, तो 100 शेयर्स की डिमांड डाली गई मार्केट में, तो सिंपल सी बात है कि शेयर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हो सकता है अपर सर्किट में ही चल जाए उस 100 शेयर्स की डिमांड की वजह से। तो सिंपल सी बात है, 100 शेयर की डिमांड डाली, शेयर अपर सर्किट में लगा, तो यहाँ पर उस टाइम पर अगर किसी सेलर के पास ये शेयर होंगे तो वो 100 शेयर जो है सेल कर देगा। पर यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी, डिमांड बनाई गई, तो यहाँ पर जो प्राइस जो है वो अपर सर्किट में ही रहेगा। शेयर तो उसको मिल जाएंगे 100 के 100, पर प्राइस जो है अपर सर्किट में रहेगा। तो अभी ये बात आएगी बिगनर्स के दिमाग में कि इस शेयर में जो है अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत सी वेबसाइटें हैं जहाँ पर सामने हमें देखने से पता लग जाता है, और उसमें एक आप बोल सकते हैं फिल्टर होता है कि किन किन शेयरों में जो है अपर सर्किट उस दिन के लगा है। तो ये शेयर सामने आ जाएगा कि हाँ, इस शेयर में जो है अपर सर्किट लगा है 5% का या 10% का। तो 5% का अपर सर्किट लग गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे अगर ट्रेडिंग होगी तो वो वहाँ से अगर किसी तीसरे बंदे, क्योंकि यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड बनेगी, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो बिना एनालिसिस के जो शेयर्स को खरीदते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। तो उन्होंने डिमांड डाली, चाहे 2-4 बंदों ने अगर डिमांड डाली और सेलर कोई नहीं है, तो फिर से यहाँ पर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। फिर जो शेयर डंप करना चाहते हैं उन्होंने डंप किया शेयर, और मार्केट में डिमांड बनी रही और शेयर भी डंप हो गया, और जो शेयर है अपर सर्किट में ही रह गया। तो लगातार ऐसा 4-5 महीने तक चलता रहा है। ये शेयर तब न्यूज़ में आया था जब इसकी वैल्यू जो थी 250 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि 250 रुपये इसकी बुक वैल्यू थी। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था शेयर, और लगातार अपर सर्किट में बढ़ा था, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आ गया था। पर जिन्होंने एनालिसिस की थी उन्होंने इस शेयर को नहीं खरीदा। तो इसलिए हमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी उस टाइम पर ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे। सिर्फ गिने चुने लोगों के द्वारा खरीदे गए शेयर के ही वॉल्यूम थे, जो कि 2000-3000 के आसपास ही जो रहते थे। तो जिसकी वजह से जो है 4-5 महीने तक लगातार इसमें अपर सर्किट लगता रहा। फाइनली दिसंबर में जो है प्रमोटर ने भी अपना जो शेयर था वो डंप करके निकल गए, और ये बिजनेस के ध्यान में नहीं आया कि प्रमोटर होल्डिंग को चेक कर लिया जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शेयर तो अपर सर्किट में रहेगा, प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग जो है डंप कर दी। अब ये शेयर्स जो है बिगनर्स के पास आ गए। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जिन्होंने एनालिसिस की थी उन्होंने शेयर खरीदे ही नहीं इसके। तो जो भी 2-4 लोगों ने इसकी डिमांड डाली, उसकी वजह से इसमें फिर से अपर सर्किट जो है लगता मार्च के एंड तक जो है अपर सर्किट में ही रहा। फाइनली फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ,
और यहाँ पर हो सकता है कि 1 अप्रैल को किसी ने जो है अपने शेयर, क्योंकि उसको हालांकि 14,000 के आसपास जो है रिटर्न मिल चुका था, ठीक है, जिसने 15 रुपये पर ख़रीदा था और उसकी वैल्यू इस टाइम पर अगर 2500-2600 रुपये हो जाती है तो हालांकि बात है कि प्रॉफिट बुकिंग कोई भी कर लेगा इस वैल्यू पर, ठीक है। तो वहीं पर हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ ही शेयरों की वजह से, जो कि सप्लाई अगर जिसने दी, तो जिसकी वजह से इसमें जो है लोअर सर्किट लगना पिछले 5-6 दिनों से चालू हो गया। तो लोअर सर्किट भी कितने का लग रहा है? 5% का। तो 5% की दर से जो है शेयर्स की वैल्यू जो है लगातार अब डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कब तक डिक्रीज़ होगी तो इसका कोई पता नहीं, हो सकता है 1-2 रुपये पर आ जाए शेयर, तब तक डिक्रीज़ होती रहे, क्योंकि अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो आपको डंप करने का मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मौका मिलेगा। क्योंकि जो भी इस एनालिसिस को देखेंगे या किसी और की वीडियो से एनालिसिस की होगी या खुद एनालिसिस कर सकते हैं तो की होगी, तो उनको पता चल गया कि ये शेयर में कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसको खरीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो लगातार जो है लोअर सर्किट में लगता रहेगा। तो ये गेम थी जो कि काफ़ी मुझे समझ में नहीं आई। तो आपको भी इसमें सीखने को मिला हुआ ज़रूर कि कैसे कम वॉल्यूम से ही इतना बड़ा जो है मैनिपुलेशन हमें देखने को मिला ऑर्चिड फार्मा के शेयरों में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो कि सीखने लायक थी। मैंने भी अपने एनालिसिस से इसमें काफ़ी कुछ सीखा, तो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। आपको भी जो है इस वीडियो से सीखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई शेयर ऐसा बढ़ता हुआ नज़र आए तो आप एनालिसिस करके उसको एनालिट कर पाएँ कि क्या आपको उस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सिंपल सी बात है। तो मेन जो पॉइंट एनालिसिस का था वो था सिर्फ वॉल्यूम पर, क्योंकि वॉल्यूम से ही ज़्यादातर हम एनालिसिस को एक मुकाम तक पहुंचा पाते हैं या फाइनल एनालिसिस कर पाते हैं। क्योंकि अगर किसी शेयर में वॉल्यूम ही नहीं है तो आपके पास अगर शेयर हैं तो आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी शेयर में वॉल्यूम आ रहे हैं यानी कि उसमें लिक्विडिटी है, तो जिस शेयर में ज़्यादा लिक्विडिटी है उसको आप आसानी से खरीद भी सकते हैं और आसानी से बेच भी सकते हैं। पर अगर जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है उसको आप मुश्किल से खरीदेंगे और मुश्किल से ही बेच पाएंगे, जैसे कि इस शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर इस गलती को आप ना करें, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने शायद ऑर्चिड फार्मा पर ये वीडियो बनाई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, और यहाँ पर जो है तो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है या मेरी और भी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी शेयर बिना एनालिसिस के ना खरीदें, क्योंकि जैसे ऑर्चिड फार्मा में अगर कुछ आप में से भी कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि आपके पसीने छूट रहे होंगे कि इतना प्रॉफिट पर अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदा इस शेयर को खरीदने का। इससे अच्छा तो मैं टाटा या रिलायंस का कोई शेयर खरीद लेता, छोटा प्रॉफिट मिलता पर मैं उससे खुश रहता, ठीक है। तो ये बात तो थी सीखने वाली। तो आशा करता हूँ कि आपको सीखने को मिला होगा, और ऐसे सीखते रहें, एनालिसिस करते रहें, कमाते रहें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।